सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we'll start with a new chapter. जो आपके पास ऑर्गेनिक का बुकलेट है, just take out page 66 of that booklet. निकालिए सबने 66 पेज। Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। This is one of the simplest chapters if you just listen properly. इसमें कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई कन्वर्जन्स नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। You just have to memorize some basic portions. अब बिल्कुल आराम से पेशेंटली अगर सुनोगे तो भी याद हो जाएगा। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर there are two main components, carbohydrates and proteins. Carbohydrates, they provide us with energy. कोई तुम्हें पूछे कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है बॉडी में, तुम्हारा सिंपल आंसर है दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी। सपोज हमारा हार्ट बीट हो रहा है, वी नीड एनर्जी फॉर दैट। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ food, the main component of food is proteins. Proteins are required for growth and maintenance of the body. Our skin is a protein, our blood is a protein. तो पूरी बॉडी की जो ग्रोथ और मेंटेनेंस है, that is done by proteins, and proteins form the integral part of our food. अब प्रोटीन्स को समझने के लिए आपको ये वर्ड बड़ा क्लियर होना चाहिए, पॉलीमर। ये तुम्हारा चैप्टर था, it is no longer a part of your syllabus, but you need to understand is that poly means many. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के जो बनाते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। इस पॉलीमर में जो सिंगल यूनिट है उसको मोनोमर बोलते हैं। तो प्रोटीन इज बेसिकली अ पॉलीमर। जिस मोनोमर से वो बना होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। अब हमने ऑर्गेनिक कर लिया है तो हमें एसिड सबको आता है, एसिड होता है COOH। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, हमने एल्डोल में भी किया है वो। इस पे NH2 लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है और एक कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी बेसिकली एनीथिंग, उसको हम R लिखते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स में जब मैं ये R लिख रहा हूँ, इट डजंट मीन एन ओनली एन एल्काइल ग्रुप, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, इट कैन बी बेसिकली एनीथिंग। इस पूरी चीज को अल्फा अमीनो एसिड बुलाते हैं। इसमें 3 पार्ट चेंज नहीं करेंगे हम, एसिड, अमाइन और H। व्हाट चेंजेस इज R। ये R कुछ भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, तो ये R चेंज होता जा रहा है। अब ये सिंगल यूनिट है मोनोमर। जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। अब ये जुड़ कैसे रहे हैं, ये मैंने सपोज फर्स्ट लिया NH2 कार्बन, उसके साथ COOH, इसके साथ एक H, और लेट्स कॉल इट इसके साथ R1 है। ये दूसरा, सिर्फ इनमें R का डिफरेंस हो सकता है, लेट्स कॉल इट एज R2। ये तीसरा, लेट्स कॉल दिस इज R3।
So if you look carefully right now, we have taken 3 different alpha amino acids. अब ये जुड़ते कैसे हैं आपस में? यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, एक वाटर निकलेगा, बेसिकली यहां से वाटर निकलेगा, यहां से OH गया, यहां से H गया, फिर से यहां से वाटर निकला. अब तुम्हें अगर इन यूनिट्स को जोड़ दो आपस में, स्टार्टिंग विद लेफ्ट NH2 C R1H, तो यहां बचेगा CO, इसका बचा NH C R2H C डबल बॉन्ड O NH C R3H COOH. अगर मैं इन तीनों को जोड़ा है, जो ये बनाया है, समझ आ रहा है सबको? यस नो? Yes, sir. ये जो लिंक कर रहा है, ये CONH, इस बॉन्ड का नेम होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज. इसको अमाइड भी बोल सकते हो. CONH2 ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा, अमाइड होता है, बट यू विल बी यूजिंग प्राइमरीली यूजिंग द वर्ड पेप्टाइड. दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. ये जो चीज यहां बनी हुई है, इसमें कितने अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं आपस में? What is the number of alpha amino acids which have been joined with one another? 3. तो ये ट्राइपेप्टाइड हो गया. 3 चीजों को जोड़ने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तुम इसको ट्राइपेप्टाइड बोलोगे. ऐसे अगर 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेंगे पेंटापेप्टाइड, बहुत सारे जुड़ेंगे तो क्या बुलाओगे? पॉलीपेप्टाइड. अब एक बड़ा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में भी एक बड़ा पॉलीपेप्टाइड जिसका मास, एटॉमिक मास 10,000 AMU से ज्यादा होता है. मतलब ऐसे 100 अगर करीब जुड़े हों, जो बनेगा उसको हम प्रोटीन बुलाते हैं. बड़ा अगर वो साइज में हो, छोटा है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. अगर वो मॉलिक्यूल में और ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हों, देन वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ प्रोटीन. तो हर प्रोटीन का जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट हो गया, वो कौन सा हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा. अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं, ये बेसिकली 20 होते हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? व्हाट आर द नंबर ऑफ लेटर्स? 26. And you have huge dictionaries because you can get so many different words using those 26 letters. Likewise, जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं टोटल, वो 20 हैं. अब इनमें से 10 हमारी बॉडी बना सकती है खुद. जो 10 हमारी बॉडी खुद बना सकती है, वो मुझे खाने में जरूरत नहीं है उसको खाने की. तो वो हो गए नॉन एसेंशियल. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंज्यूम्ड इन डेली डाइट. 10 हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो मुझे पक्का इसको खाने में खाना पड़ेगा. सो दे बिकम एसेंशियल. ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? अल्फा अमीनो एसिड्स में कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बना लेती है. अब वो हम अगर खाने में नहीं खाएंगे तो इट इज फाइन, बिकॉज अवर बॉडी कैन फॉर्म दोज. दे बिकम नॉन एसेंशियल. पर जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, वो मुझे डेली डाइट में खाना पड़ेगा. दोज बिकम एसेंशियल. तो टोटल कितने अल्फा अमीनो एसिड है, क्या याद रखना हमने? टोटल 20. ठीक है. अब if I just give me a second. Let's say if I try and join, ऐसे 100 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, इमेजिन करो एक बार 100.
तुम ये सोचो 100 लेटर्स का इंग्लिश का एक वर्ड है, ऐसे रेपिटेशन अलाउड है। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड सिर्फ 20 हैं, रेपिटेशन अलाउड है। तो कितनी अलग अलग तरह की प्रोटीन बन सकती है अगर ऐसे 100 जुड़ रहे हो। सोचो एक बार, मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे 100 अल्फा अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ रहे हैं, टोटल 20 वैरायटी है अल्फा अमीनो एसिड्स की, रिपीट हो सकता है बार बार, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं टोटल? कैन यू टेल मी? 20 raised to power 100. 20 रेज टू पावर 100। पहली जगह 20 आ सकता है, नेक्स्ट जगह कोई भी 20 आ सकते हैं, नेक्स्ट जगह कोई भी 20 आ सकते हैं। 20 रेज टू पावर 100 अलग अलग प्रोटीन्स बन सकते हैं। अब ये इतना बड़ा नंबर है, 20 raised to power 100 is more than the number of sand grains on earth। तो अर्थ पे कितने प्रोटीन्स हैं वो तो हम कभी बता ही नहीं सकते हैं। अगला प्रोटीन है, उसमें सपोज 104 अल्फा अमीनो एसिड ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 20 रेज टू पावर 104। सो करमबीर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, तू मत बोल, तेरी आवाज टूट के आ रही है। अब 20 रेज टू पावर 100 हो सकता है या 20 रेज टू पावर 104 हो सकता है। सो यू कैन नॉट फाइंड the total number of proteins. It is impossible because the combinations are so large and we are not even interested to find that. हम जो खाने में प्रोटीन खा रहे हैं वो प्लांट या एनिमल बेस्ड हो सकता है। अब तुम खाने में प्रोटीन खाते हो, डाइजेशन में क्या करते हैं हम? उस प्रोटीन को हम डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। ये हमारे स्टमक में ये हो रहा है कि उसमें वाटर ऐड करके ये अल्फा अमीनो एसिड में टूट गया। ये अल्फा अमीनो एसिड इंटेस्टाइन्स से एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी इन अल्फा अमीनो एसिड्स को यूज करके इट विल फॉर्म अ न्यू प्रोटीन। जो हम खाने में प्रोटीन खा रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रोटीन को यूज नहीं कर रहे हैं, उस प्रोटीन को हम तोड़ देते हैं। वो तो प्लांट ने अपने लिए बनाया था प्रोटीन, हमारी बॉडी में वो काम नहीं करेगा। एनिमल ने बनाया था अपने लिए, हमने उस प्रोटीन को पूरा तोड़ दिया। उसके इंडिविजुअल अल्फा अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन्स ने एब्जॉर्ब किए। उन अल्फा अमीनो एसिड से हम अपनी बॉडी के लिए सूटेबल प्रोटीन फॉर्म करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट? बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं तुम्हें बोलूं अगर अल्फा अमीनो एसिड बताओ क्या होता है, क्या लिखोगे? व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड? क्या लगा, कौन सी चार चीजें हैं? सी, सी के साथ एक एच लगा हुआ है, एक सी ओ ओ एच है, एक NH2 है, और एक कुछ भी हो सकता है आर। इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, तुमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक, अमाइन क्या होते हैं? बेसिक। अब इमेजिन करो ये आर जो कुछ भी हो सकता है, ये CH2COH है, एक एक्चुअल केस है जिसमें आर ये है। तो अगर आर ये है तो इसमें एसिड के ग्रुप दो हो जाएंगे और अमाइन सिर्फ एक है। तो अगर आर ये है तो अल्फा अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। लाइसीन में आर ये होता है, ये आर है, उसमें यहां पे NH2 लगा हुआ है, तो इसमें अमाइन दो हो गए और एसिड एक है, तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। या जैसे एलानाइन है, उसका RCH3 है सिर्फ, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल हो गया। अगर ये दोनों ग्रुप बराबर हैं, जैसे एलानाइन में ये दोनों, उसका RCH3 है, ये दोनों ग्रुप बराबर हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। इसमें एसिड ज्यादा है तो ये एसिडिक हो गया, इसमें बेस ज्यादा है तो ये बेसिक हो गया। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन अल्फा अमीनो एसिड्स का। एक क्लासिफिकेशन था एसेंशियल नॉन एसेंशियल, जो बॉडी नहीं बना सकती एसेंशियल, जो बॉडी बना सकती है वो नॉन एसेंशियल। एक क्लासिफिकेशन हो गया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लास्ट पार्ट अब क्या है देखो, अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, फिर हम प्रोटीन पे प्रोसीड करते हैं। RCH COOH NH2। कार्बन के साथ अगर चार अलग अलग ग्रुप लगे हों,
ये वर्ड पढ़ा था आपने ऑर्गेनिक में, सबने पढ़ा हुआ? Yes, sir. क्या होता है कायरल? Non super impossible. अरे कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब मिरर इमेजेस नॉन सुपर, ये क्या हो जाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। किया था फर्स्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में रिवाइज करवाया मैंने। अब Yes, sir. टोटल 20 हैं, 20 में से 19 कायरल हैं, सिर्फ एक अकायरल है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं शो करेगा, दैट इज ग्लाइसिन। उसका रीजन है, ग्लाइसिन का आर एच होता है, ग्लाइसिन का ये फॉर्मूला है। सिर्फ एक अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मूला एग्जाम में याद करके जाना तुमने, ग्लाइसिन का, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला। अब तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होगा, बोलो। ग्रुप अलग अलग नहीं। Because it is achiral, it's as simple as that, because it is achiral, glycine is not optically active। बाकी 19 के 19 में चारों अलग अलग ग्रुप लगे हैं, वो कायरल हैं, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब बुकलेट में पेज 66 निकालो। सबसे पहले ये पेज 66 है तुम्हारे सामने, लेफ्ट साइड पे अल्फा अमीनो एसिड बना हुआ है। ये सबको स्ट्रक्चर समझ आता है? इस कार्बन के साथ एक एच है, एक आर है, एक एसिड है, एक NH2 है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. अब नेक्स्ट पेज 67 पेज निकालो। इसमें यहां से लेकर यहां तक, प्रोलाइन तक, ये वाला पार्ट जल्दी से रीड करो, जो मैंने हाईलाइट किया है इसको जल्दी से रीड करो। पढ़ लिया? यस नो? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक कब होंगे? जब COH ग्रुप ज्यादा हो। बेसिक कब होंगे? जब NH2 ज्यादा हो। न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों ग्रुप बराबर हो। जल्दी से पढ़ो इसके नीचे जो लिखा हुआ है, इक्वल नंबर, यहां से पढ़ना शुरू करो, ये वाला पार्ट रीड करो। अब तुमने 20 के 20 का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उसमें, दैट विल बी एन फ्रूटलेस एक्सरसाइज। इसमें मैंने कुछ बोल्ड में लिखे हुए हैं, जैसे वेलाइन, ये याद कर लो। वेलाइन दो जगह काम आएगा, वो असेंशियल भी है और वो न्यूट्रल भी है। एस्पेरेटिक एसिड, नाम ही कितना क्लियर है। एस्पेरिक एसिड नॉन एसेंशियल है, एस्पेरेटिक एसिड एसिडिक भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। सारे मत याद करने बैठ जाना, सिर्फ 20 में से 5-6 नाम जो बोल्ड में यहाँ पे लिखे हैं वो याद कर लो। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, गिव एग्जांपल। तो तुम्हें एग्जांपल वहां याद करने हैं। सबको ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है यहाँ तक समझ आ गया? यस नो? जल्दी यस नो करो फटाफट। Yes, sir. अरे राम को छोड़ के किसी को क्लास में कुछ समझ आता है? गधों को पढ़ा रहा हूं मैं। Yes, sir. Yes. जवाब दिया करो आगे से, पूछो यस नो, कोई बोलता ही नहीं है। व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन द क्लास? पेज के टॉप पे लिखो यहाँ पे। अब बिल्कुल गधों को पढ़ाने वाली बात है यहाँ पे, जवाब देने में पेट दर्द होता है इनका। लिखो पेज के टॉप टॉप पे, all alpha amino acids are optically active, all alpha amino acids are optically active, ब्रैकेट में लिखो कायरल,
ब्रैकेट में लिखो कायरल, ब्रैकेट बंद करो, उसके आगे लिखो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के स्पेलिंग यहाँ हाईलाइटेड है, देखो ये लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज अकायरल, एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज अकायरल। और ये स्ट्रक्चर, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बुकलेट में ड्रॉ कर लो। सिर्फ एक याद करके जाना है, एक का स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यहां पे मैंने अब तुम्हें ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कोई भी अल्फा अमीनो एसिड अगर हम लिखते हैं, आर सी, एक एच, एक एसिड और एक NH2। एसिड ऑब्वियसली एसिडिक ग्रुप H प्लस दे सकता है, अमाइन बेस होता है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं बिल्कुल क्लियरली ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए मैंने टर्म सिखाया था, ज्विटर आयन, याद आ रहा है? एनालिन में पढ़ा था, एनालिन की जब सल्फोनेशन करते हैं, पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. ज्विटर आयन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइपोलर आयंस। डाइपोलर का बच्चा मतलब होता है जिसपे पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो बोर्ड एग्जाम में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, दो अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं। एक ये है कि बताओ अल्फा अमीनो एसिड ज्यूट्राइन की तरह क्यों एग्जिस्ट करता है। तुमने सिंपल आंसर लिखना है कि उसमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो अपने आप ज्यूट्राइन बन जाएगा। और दूसरा 1 मार्क क्वेश्चन आया था, ग्लाइसिन का ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बहुत रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन। ग्लाइसिन तुम्हें आना चाहिए, ये मैं ग्लाइसिन बनाया है यहाँ पे। अब इसका अगर ज्यूट्राइन, ग्लाइसिन बना हुआ है, इसका अगर मैं ज्यूट्राइन बनाऊंगा तो CO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे NH3+। सिर्फ ये लिखने का बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन था, ग्लाइसिन का ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये सब कुछ बुकलेट में बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पे देखो। I'm just reading it out, this part. Alpha amino acids are usually colorless crystalline solid. They are soluble in water क्योंकि polar group है उसमें, and have high melting points, again because they have polar groups. These two groups, amino and carboxyl, interact and thus affect the properties of each other. Therefore, amino acids cannot be considered simply as amines and acids क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहां से देखो, ये लाइन मार्क करो, mark this. Actually, they neutralize each other, involving transfer of a proton from carboxyl group to amino group within a molecule. As a result, amino acids largely exist as dipolar ions. Dipolar का मतलब उस पे पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब नीचे जो इक्वेशन है सबको समझ आ रहा है? वो एसिड उसको H प्लस भेज रहा है, ज्यूट्राइन जहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? Yes. अब ये लाइन, द डाइपोलर स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज इंटरनल सॉल्ट और ज्यूट्राइन। In zwitterionic form, amino acids show amphoteric, obviously एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब ये बॉक्स हमने कर लिया। इसके बाद जो उनको लिंकेज जोड़ता है, मैंने क्लास के स्टार्ट में भी आपको पेप्टाइड बॉन्ड बताया था, ये C है, जहां मेरा कर्सर है ध्यान से देखो, ये C है, ये H, ये R, इधर अमाइन लगा हुआ है, इधर एसिड लगा हुआ है। नेक्स्ट ये C है, ऊपर H, ये R डैश, नीचे R डैश है। इसका गया OH जो हाईलाइटेड है, जो इसका OH गया, इसका H, तुम दोनों को जोड़ोगे, बना लोगे आंसर, प्रोडक्ट बना लोगे इसका? Yes, sir. बनाओ, बुकलेट में जगह खाली है, बना लो प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट बुकलेट में बना लो। लेफ्ट से NH2 से शुरू करो। तुम्हारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए NH2 C H R
CO, NH, C, H, R डैश, COOH। ये आया सबको समझ? Yes, sir. अब ये मार्क करो, ये लाइनें मार्क करो। द CONH बॉन्ड, ये 3 लाइनें मार्क कर लो, मैं समझा रहा हूं अभी। द CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, रिजिड, रिजिड का मतलब घूम नहीं सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूं क्यों, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड प्लेनर। दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब इसके ऊपर लिखो, यहां पे ऊपर लिखो, इसके पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के आगे दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस, एंड सर्व एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल अमीनो एसिड। जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड हैं उसको जोड़ रहे हैं, सीमेंटिंग यूनिट का मतलब ये होता है। तो अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में किस बॉन्ड की वजह से जुड़ रहे हैं, क्या लिखना है हमने? पेप्टाइड बॉन्ड। और उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आ जाता है? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। अब ये जो रेजोनेंस है इसको तुम ड्रॉ कर लो, इसके इसी पेज में नीचे बना लो। CO, ये कभी पूछते नहीं एग्जाम में, बट स्टिल लेट्स नॉट टेक एनी चांस, तुम इसको ड्रॉ कर लो। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां दे देगा और ये ब्रेक होके यहां चला जाएगा। इसमें रेजोनेंस की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। और जो ये मैंने बनाया है ये एग्जैक्ट रेजोनेंस तुमने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन, एक टॉपिक हमने किया था माइंस में, उसमें यही रेजोनेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ एनालिन में। उसमें एनालिन के साथ जब हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो हम COCH3 लगा देते हैं, तो सेम रेजोनेंस हमने किया हुआ है उसमें। ये वाला पेज के एंड पे ड्रॉ कर लो। पेप्टाइड बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आता है, क्या आंसर है? Resonance. Due to resonance. ड्यू टू रेजोनेंस। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना। आप बुकलेट में कहीं आंसर लिखा नहीं हुआ, तुमने दिमाग लगाना अपना। मेरे पास ट्राई पेप्टाइड है, ट्राई पेप्टाइड का मतलब 3 अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने उसका हाइड्रोलिसिस किया, मुझे मिला ग्लाइसिन, वेलाइन और एनालिन। एलानाइन, वेलाइन और ग्लाइसिन, 3 चीजें मिली मुझे। आई गेट 3 अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब ये 3 कितने कॉम्बिनेशन में जुड़े हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि 3 ही मिले ना मुझे। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया GVA, एक हो गया GAV, एक ऐसे हो जाएगा VGA। आ रहा है समझ जो मैं कह रहा हूँ? कॉम्बिनेशन समझ आता है सबको? तो अगर मैंने ट्राई पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस किया, 3 अल्फा अमीनो एसिड आए, तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़े हो सकते हैं वो? क्या आंसर होगा? केमिस्ट्री की कोई बात नहीं बच्चा, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता तो मैथ्स में फेल हो जाओगे। अरे पहली जगह कितने आ सकते हैं? 3 ही तो हैं। पहली जगह कितने आ सकते हैं? 3। अगली जगह कितने आ सकते हैं? 2। 3 फैक्टोरियल नहीं सुना कभी किसी ने? 3 इंटू 2 इंटू 1 आंसर है। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 6। अब सोचो अगर मैंने ऐसे हाइड्रोलिसिस किया और 4 अल्फा अमीनो एसिड आए, ग्लाइसिन, वेलाइन, एलानाइन और लाइसिन, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बोलो? 24. अरे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, पहली जगह 4, अगली जगह 3, उसकी जगह नेक्स्ट जगह तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 24। ये GVAL है, अगर मैं GVLA कर दूंगा, ये जो मेरी बॉडी में काम करेगा और ये जो मेरी बॉडी में काम करेगा वो सेम नहीं होगा।
entire functionality will change. तो प्रोटीन जिस सीक्वेंस में लगा हुआ है दैट इज वेरी क्रिटिकल, वो सीक्वेंस की वजह से काम करता है हमारी बॉडी में। अगर मैं कोई भी अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दूं, प्रोटीन की फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बन रहा है वो सेम नहीं होगा। अब यहां पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बड़ा क्लास का। यहां पे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिया। मैं ग्लाइसिन को, वी आर ऑन पेज 68, इसके टॉप पे देखो, मैं ग्लाइसिन को एलानाइन के साथ जोड़ रहा हूं। दोनों बहुत सिंपल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, और एलानाइन को ग्लाइसिन के साथ जोड़ रहा हूं। तुम एक बार ध्यान से देखो, दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। दोनों प्रोडक्ट्स का अगर तुम आयुपेक नेम करोगे सेम नहीं आएगा। ये पॉइंट समझ आता है तुम लोगों को? Yes, Yes. sir. In proteins, when you talk about dipeptide, AG and GA are not same. They're absolutely different molecules. They will have different properties. That sequencing is very important. पूरी एक डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया, वो एक अल्फा अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से होती है। पीपल आर एबल टू कैरी लेस ऑक्सीजन इन देयर ब्लड, उनको जल्दी सांस चढ़ता है, दे नॉट एबल टू रन प्रॉपरली। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन डिफरेंस इन वन अल्फा अमीनो एसिड। तो ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस सीक्वेंस में बॉडी में लगे हुए हैं। अब तुम ये वाला पार्ट बिल्कुल आराम से, और जो इंपॉर्टेंट है पहले यहाँ पे अंडरलाइंड है, ये तुमने डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए याद करनी है। ये जल्दी से इतना पार्ट यहाँ तक एम्फोटेरिक तक ये पढ़ो जल्दी से, फुल स्पीड। पढ़ लिया? Yes. Yes, sir. ओके, वाटर प्रोटीन्स, ये डेफिनेशन है। पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 या उससे ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, जिसका मास 10,000 AMU से ज्यादा होता है, उसको प्रोटीन बुलाते हैं। केमिकली प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। पॉलीपेप्टाइड भी अल्फा अमीनो एसिड से बना हुआ है, प्रोटीन भी उससे बना हुआ है। प्रोटीन्स जस्ट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। अब we come to the structure of protein at different levels, we have to study the structure। और यहां से वो पार्ट शुरू हो रहा है जो थोड़ा सा मुश्किल है और जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन थी प्रोटीन्स की। तुम, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। सपोज नॉर्मल ऐसे हमने यहाँ पे कोई घर बनाने की कोशिश की। यू जस्ट इमेजिन दैट यू नो व्हेन यू गो टू हिल्स, तुम बहुत दूर अगर देखते हो तो तुम्हें कई बार बहुत छोटे छोटे घर नजर आते हैं, द वेरी फार फ्रॉम यू। तुम्हें उसकी सिर्फ घर की वो शेप नजर आ रही होती है कि हाँ वहां कोई रहता होगा। अब तुम इमेजिन करो, तुम वहां जाकर ड्राइव करके जाओ, तुम उसका अगर ये वाला वॉल देखो, तुम्हें एक एक बिल्कुल पास जाके देखोगे तो एक एक ब्रिक लगा हुआ ऐसे नजर आएगा। ये ब्रिक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर तुम्हें दूर से नजर नहीं आ रहा था, दूर से तुम्हें पूरे घर की सिर्फ शेप नजर आ रही थी। प्रोटीन को अगर मैं बिल्कुल पास से देखता हूं, बिल्कुल पास से, मुझे एक एक अल्फा अमीनो एसिड क्लियरली नजर आ रहा है और उस किस ऑर्डर में लगा हुआ है वो नजर आ रहे हैं। दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मैं उसको थोड़ा सा और दूर कर दूं अपने आप से, देन इट बिकम्स अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और मैं उसको बहुत दूर कर दूं तो मुझे सिर्फ 3D में उसकी शेप नजर आएगी, वो बॉल की तरह है, धागे की तरह है, क्या शेप में। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में वी आर नॉट चेंजिंग द प्रोटीन, वी आर ट्राइंग टू चेंज अवर व्यू पॉइंट। तुम पास से देख रहे हो, तुम थोड़ा दूर से देख रहे हो, तुम बहुत दूर से देख रहे हो। तुम किसी घर को अगर बहुत दूर से देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ घर की शेप नजर आ रही है, उसमें जो ईंटें लगी हुई नजर नहीं आ रही है,
और बिल्कुल पास जाके देखोगे तो एक एक ईंट नजर आएगी। एग्जैक्टली वो सोचना है तुमने जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हो। अब हम शुरू कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। बिल्कुल पास से अगर हम देखेंगे, हमें एक एक अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस नजर आएगा कि इसमें पहले विलाइन लगा हुआ है, फिर ग्लूटामिक एसिड लगा हुआ है, फिर एस्पेरेटिक एसिड लगा है, फिर ग्लाइसिन लगा हुआ है, फिर एलानाइन लगा हुआ है, फिर तो एक एक अल्फा अमीनो एसिड जो सीक्वेंस में लगे हुए हैं, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस यू कैन फाइंड आउट, दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अब ये डेफिनेशन है उसकी। बोर्ड एग्जाम के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर के साइड पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरा तुमने ऑब्वियसली 4 लाइनें, ये पूरा पढ़ना है, अभी पढ़ो, इसको रीड करो और उसमें ये अंडरलाइन कर लेना स्पेसिफिक सीक्वेंस। जल्दी से रीड करो इसको। इसकी लास्ट लाइन समझ आ रही है सबको, ये वाली? एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। वो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस ऑर्डर में कोई चेंज करोगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट समझ आया सबको? Yes, sir. इसके ऊपर लिखो, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां लिखा हुआ है इसके ऊपर एक लाइन खाली है, वहां पे लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन determines the basic functionality of the protein. Primary structure of protein determines the basic functionality of the protein. प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिस ऑर्डर में वो अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं आपस में। सबको समझ आ रहा है इस पॉइंट तक? Yes, sir. Yes. Yes. देखो Yes, sir. ओके देखो अब सपोज हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया, हम प्रोटीन को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। थोड़ा सा अगर उसको दूर से देखोगे दैट विल बिकम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या हो रहा है? ये ऐसे CO, इसके साथ लगा हुआ है NH पेप्टाइड बॉन्ड, फिर वो सारा R वाला पार्ट, फिर CONH। इस तरह से चलता ही जाएगा। अब ये CONH, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है। ऊपर हमने बनाया था, ये घूम नहीं सकता है। डबल बॉन्ड में सिस और ट्रांस होते हैं, सेम साइड सेम ग्रुप सिस। ये O और H हमेशा ऑपोजिट साइड पे आएंगे, दे आर ट्रांस टू ईच अदर, सेम साइड पे कभी नहीं आएंगे। तो हुआ क्या, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये दोनों O और H आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते साथ साथ जो है। ये इस तरह से चलता ही जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इतने सारे पोलर ग्रुप लगे होंगे, इतनी एनर्जी होगी कि वो स्टेबल नहीं होगा। कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है, तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? या तो ये कॉइल कर जाएगा ऐसे करके। अब इसने कॉइल कर दिया ऐसे, तो यहाँ का O, यहाँ पे जो O है वो इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, यहाँ का H इस O के साथ बना रहा है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर हो रही है, विद इन अ मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं अल्फा। इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यू कॉल इट एज अल्फा हेलिक्स। एक ऑप्शन। किसी में अगर अल्फा हेलिक्स नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H है, इसमें इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका सपोज डबल बॉन्ड हो, इसका H, इसमें पैरेलल लाइंस क्रिएट हो गए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो इंटर मॉलिक्यूलर हो रही है, इंटर। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा।
इसमें जैसे घर पे हम हमारे पर्दों पे हम उसको पकड़ के टक कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं, तो पर्दे फॉल करते हैं पैरेलल लाइंस की तरह। तो घर पे अगर तुम कर्टन्स को खींचते हो तो पैरेलल लाइंस की तरह गिर रहे होते हैं। या कपड़े में में पैंट्स में से हम प्लीट्स डाल सकते हैं, दे आर पैरेलल लाइंस। इस स्ट्रक्चर में पैरेलल लाइंस की तरह क्रिएट हो गए, दिस इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड। ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूछें प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर किस बॉन्ड की वजह से होता है, तुम्हारा आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। विच बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तुम्हारा आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो क्वेश्चन पूछें विच बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तुम्हारा आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसके अंदर अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ। नेक्स्ट पेज निकालो, ये वाला पेज। अब ध्यान से देखो, अल्फा हेलिकल में ये कॉइल कर रहा है, ये ऐसे कॉइल कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकें विद इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसलिए ये इंट्रा है, इंट्रा। बीटा प्लेटेड में ये अलग पॉलीपेप्टाइड है, ये अलग पॉलीपेप्टाइड है, 3 बनी हुई है यहाँ पे तुम्हारे सबके टॉप पे देखो एन लगा हुआ है। तो ये पैरेलल लाइंस की तरह हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड। तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर किसकी वजह से क्रिएट हुए, क्या लिखेंगे हम पेपर में? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब तो तुमने मार्क करना है। सबसे पहले तो अल्फा हेलिक्स पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बीटा प्लेटेड पे लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा के साइड पे लिखो इंट्रा, INTRA, इंट्रा। बीटा के साइड पे लिखो इंटर। इसमें इंट्रा लिखा हुआ है तुम्हें यहाँ पे साइड पे, लिख लो इसको, याद रहेगा। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, इसमें लिखो इंटर। अब जल्दी से रीड कर लो इसको, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है। आई विल गिव यू 60 सेकेंड्स टू रीड दिस। जल्दी से पढ़ो इसको, सब कुछ याद नहीं करना, सिर्फ रीड कर लो इसको। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी बॉन्डिंग से हो रहा है, सबको समझ आया ये? Yes. क्या लिखेंगे, कौन सी Yes, sir. बॉन्डिंग है? Hydrogen. प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग है? Peptide. पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड है। हेलो, पढ़ लिया? हैव यू रेड दिस पार्ट? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. अब हम इसको बिल्कुल दूर ले गए। अब लास्ट पार्ट है ये। अब तुम प्रोटीन को अगर बिल्कुल दूर से देख रहे हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नॉन पोलर इंटरेक्शन, वो क्या शेप बना रहा है, उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक वैसे है बॉल की तरह, या वो तुम्हें ऐसे लग रहा है धागे की तरह। इसको बोलते हैं ग्लोबुलर, इसको बोलते हैं फाइब्रस। ग्लोबुलर में वाटर हीटिंग पार्ट अंदर की तरफ होता है, ये वाटर सॉल्युबल है। अवर ब्लड इज सॉल्युबल इन वाटर, एक्चुअली ब्लड में मीडियम ही वाटर है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। पर हम नहाते हैं तो हम घुल नहीं जाते पानी के अंदर। मतलब कोई नहाने गया और वापिस आया तो छोटा हो गया, वो ऐसा नहीं होता। Our skin doesn't dissolve in water. That is an example of fibrous protein. Fibrous is water insoluble.
दूर से देखने में 3D में टर्शियरी स्ट्रक्चर में तुम यू आर लुकिंग फ्रॉम अफार, you see the overall shape. Either it can be like a ball, then you call it as globular, and we observe that globular proteins are water soluble. या वो धागे की तरह होते हैं, and those kind of proteins are water insoluble. The example can be our nails, our hair, our skin. They're all water insoluble. तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में दो ही पार्ट हैं. टर्शियरी स्ट्रक्चर इज गिवन ओवर हेयर. ये पढ़ो एक बार, ये सिर्फ 3 लाइनें पढ़नी है. इस चैप्टर में कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ समझ आना चाहिए. बहुत सिंपल है ये चैप्टर. ठीक है. इसमें तुम्हें पहला पार्ट फाइब्रस लिखा हुआ है, थ्रेड लाइक, फाइबर थ्रेड लाइक ही होगा. ये लाइन एक मार्क कर लो, ये वाली लाइन. बहुत पॉइंट्स पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर. और ये अंडरलाइन करो, इनसॉल्युबल इन वाटर. तुम्हें जो एग्जांपल दिए हैं, कैराटिन इन स्किन, नेल, हेयर, वूल, ये सारे इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. ग्लोबुलर में ये मार्क करो, यहां से कर लो. ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल. और उसकी शेप कैसे होती है? आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप्ड. जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें कौन से दो थे? अल्फा और बीटा. टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन से दो हैं? ग्लोबुलर एंड फाइब्रस. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes. लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास. इट शुड नॉट टेक मोर देन 4 मिनट्स. अब ध्यान से सुनो, आखिरी पार्ट है, दिमाग लगाना. मैं इस तरह से बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स को जोड़ देता हूं. ये जुड़ रहे हैं आपस में. You start from this point, you keep on joining different alpha amino acids. Suppose ये 100 अल्फा अमीनो एसिड अलग अलग आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में. कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लिया हमने. इनको मैंने जोड़ा, ऐसे ही जुड़ा, और मैंने अब इनको छोड़ दिया, तो ये अपने आप कोई ऐसे करके एक शेप में आ जाएंगे. ये इसकी ओरिजिनल शेप है. नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच पे ये शेप है इसकी. प्रोटीन इस स्पेसिफिक शेप की वजह से हमारी बॉडी में काम करती है. हमारी बॉडी में हर एक्टिविटी प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है. सेल में से कितना वाटर बाहर जाएगा, कितना वाटर अंदर आएगा, द कलर ऑफ आवर स्किन, द काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ आवर स्किन, एवरी एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन. एंड दैट activity is being controlled due to this specific shape. तो नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच पे जो उसकी ये शेप क्रिएट हो रही है, इसको बोलते हैं नेटिव स्ट्रक्चर. अब तुम्हें ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेटिव स्ट्रक्चर. उसी पेज पे नीचे मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, टिक कर लो उस पे. जो बॉक्स में उसको रीड करना शुरू करो. टेस्ट कब है तुम लोगों का, क्या बताया? Sunday. Sunday. पढ़ना शुरू कर दो, फर्स्ट 14 क्लासेस हैं. पढ़ लिया नेटिव स्ट्रक्चर? Yes. Sir. अब तो मुझे बताओ, डिफरेंट पॉइंट्स, हम सबको कभी ना कभी फीवर हुआ होगा. अगर हमें फीवर होता है तो उसके साथ देयर इज डेफिनेट वीकनेस. क्या रीजन हो सकता है? प्रोटीन के परस्पेक्टिव से सोचो. हमारा बॉडी उस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक चेंज हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली. अगर फूड डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी.
तो अगर किसी को बहुत टाइम तक बुखार होता है, यूजली उनको लिक्विड देना शुरू कर देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं, बिकॉज बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड। प्रोटीन एक नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करता है, क्योंकि उसकी उसी टेम्परेचर और पीएच पे वो शेप होती है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। जैसे ही तुमने टेम्परेचर या पीएच चेंज किया, वो शेप चेंज होगी, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। या अगर उस अल्फा अमीनो एसिड के ऑर्डर में कोई चेंज हो गया तो अपना काम नहीं करेगा। तो इस ऑर्डर में अब तुम ये सोचो, अगर यहाँ पे ग्लाइसिन था ओरिजिनली और इसको हटा के मैंने वेलाइन लगा दिया, तो ये शेप ऐसी नहीं रहेगी, शेप में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो एक लास्ट लाइन लिख लो, नोट लिख लो, एक ये लास्ट नोट है, क्लास खत्म है। द हायर स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, द हायर स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन depend upon its primary structure. The higher structures of the protein depend upon its primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो सेकेंडरी चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा तो टर्शरी चेंज हो जाएगा। तो सारे हायर स्ट्रक्चर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? क्या लिखना है एग्जाम में? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब हमने इस पॉइंट तक, इस बॉक्स तक हमने पढ़ा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये आगे हमने करना है नेक्स्ट क्लास से। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लास। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, 66, 67, 68 पेज, 3 पेज अच्छी तरह रिवाइज कर लो। अगर तुम एक बार इसको पढ़ोगे भी ना, अब तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है ये। तो जस्ट गो थ्रू इट वंस। नेक्स्ट क्लास on Friday we will continue with proteins and then we'll start with nucleic acids. ठीक है? Okay? कोई doubt? No, sir. चलो, take care. Good night. Bye. Thank you.